तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ उनके बचपन के गांव बिस्कोहर की यादों में। लेकिन ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी है वहां की मिट्टी की, उसकी खुशबू की और उस मिट्टी में बसी जिंदगी की। शुरुआत करते हैं लेखक के ही शब्दों से। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए, ये हमें सीधे उनके बचपन की दुनिया में ले जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान भी मानो गांव का ही एक हिस्सा था। तो इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिस्कोहर को समझना होगा, और बिस्कोहर को समझने के लिए सबसे जरूरी है वहां की माटी को समझना, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो ये माटी क्या है? देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। लेखक के लिए ये तो उनके घर की कह सकते हैं आत्मा है। एक ऐसी जमीन जिसमें न जाने कितनी कहानियां, कितनी यादें दफन हैं। और इसी वजह से उनके बचपन में कुदरत कोई अलग चीज नहीं थी, वो कोई दूर से देखने वाला नजारा नहीं थी। नहीं, वो तो उनके परिवार का, उनके समाज का एक जीता जागता सांस लेता हुआ हिस्सा थी। अब इस दुनिया की एक बहुत दिलचस्प बात है इसका दोहरापन। मतलब यहाँ खूबसूरती और खतरा दोनों साथ साथ पलते थे, एक ही जमीन पर, एक ही धूप के नीचे। देखिए, लेखक की नजर सिर्फ कमल या गुलाब जैसे मशहूर फूलों पर नहीं है। नहीं, वो हमें उन फूलों की खूबसूरती दिखाते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लौकी के फूल, कद्दू के फूल, कितनी आम सब्जियां हैं, पर उनके फूल भी कितने खूबसूरत हो सकते हैं। और हाँ, जहाँ एक तरफ ये फूल थे, वहीं दूसरी तरफ थी सांपों की दुनिया। ये भी उसी जमीन का हिस्सा थे। गांव की जिंदगी में ये हर जगह थे, कभी एक डर बनकर तो कभी बस एक अजीब सी जिज्ञासा बनकर। और यही है वो दोहरापन जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ डोहा सांप, जिसे ब्राह्मण मानकर कोई मारता नहीं था, तो दूसरी तरफ जहरीला गोहुअन, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब जिंदगी और मौत का खतरा दोनों एक ही मिट्टी में एक दूसरे से गुंथे हुए थे। तो ये जो धूप छांव थी, ये जो फूल और सांप थे, ये सब बदलते मौसमों की लय में कैसे बंधे थे? क्योंकि बिस्कोहर की जिंदगी की असली धुन तो मौसम ही तय करते थे। जैसे कि गर्मियां, झुलसा देने वाली लू चलती थी, लेकिन उसी गर्मी से बचने का उपाय भी कुदरत ही देती थी। कच्चे आम, उन्हें भूनकर बनाया गया पन्ना, बस वही एक राहत थी, एक ठंडक थी। और फिर मॉनसून, ये कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं थी। लेखक कहते हैं ऐसा लगता था जैसे घोड़ों की फौज दौड़ी चली आ रही हो, मतलब एक हमला। ये पानी जिंदगी भी देता था, पर अपने साथ बाढ़, टूटती दीवारें, ये सब भी लाता था। लेकिन जब बारिश का वो शोर थम जाता था, तब आती थी शरद ऋतु। सब कुछ साफ, धुला हुआ, तालाबों का पानी इतना शांत और नीला हो जाता था कि लेखक को लगता था मानो उसके अंदर से कोई देवता निकल आएगा। क्या कमाल की कल्पना है। तो मौसमों के इस बाहरी दुनिया से निकलकर अब लेखक हमें एक बहुत ही गहरे अंदरूनी रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। ये रिश्ता है माँ और बच्चे का, मातृत्व का। लेखक कहते हैं कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, ये तो माँ और बच्चे के सारे रिश्तों का जीवन चरित है। यानी उस एक पल में उन दोनों के बीच का पूरा रिश्ता समाया होता है। और ये एहसास उन्हें कैसे होता है? पहले वो अपनी माँ की यादों में खोते हैं, उनका स्पर्श, उनकी खुशबू। फिर वो एक बत्तख को देखते हैं जो अपने अंडों को बचाने के लिए जान लगा रही है, और तब उन्हें समझ आता है कि ये जो माँ की ममता है, ये सिखाई नहीं जाती, ये तो कुदरत का ही एक हिस्सा है, जैसे हवा और पानी। तो ये प्रकृति, ये रिश्ते, ये यादें, ये सब बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। आखिर ये खूबसूरती यानी सौंदर्य है क्या, और कैसे कोई चीज हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाती है? अब लेखक इस बड़े सवाल का जवाब किसी फिलॉसफी की किताब में नहीं ढूंढते। नहीं, वो इसका जवाब खोजते हैं अपने बचपन की एक बहुत ही गहरी याद में। उनकी जिंदगी में खूबसूरती का पहला एहसास क्या था? एक औरत, लेकिन वो उन्हें एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि बारिश के बाद की चांदनी रात में जो चमेली की खुशबू होती है, वैसी लगी। सोचिए, कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद खुशबू, खुद चांदनी। और यहीं से वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गंध यानी खुशबू यादों तक पहुंचने का सबसे ताकतवर जरिया है। ये एक पुल की तरह है। माँ के आंचल से आती दूध और हल्दी की महक, पिता के कुर्ते से आती
पसीने की अपनी सी महक, ये सारी खुशबुएं उन्हें वक्त में पीछे ले जाती हैं और गुजरे हुए लोगों से, एहसासों से मिला देती हैं। लेकिन इस कहानी का अंत एक बहुत ही अजीब और गहरे ख्याल पर होता है। लेखक कहते हैं कि उनकी जिंदगी की ये जो सबसे खूबसूरत याद है, ये जो जीवन देने वाली याद है, स्ट्रेंजली किसी न किसी तरह मौत के एहसास से भी जुड़ी हुई है। अब ये कैसे, क्यों, ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं।